हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी, जो कि आपके रीट, यूपीएसआई और सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। या मैं ये कहूँ कि जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी वहाँ सभी में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 क्वेश्चन आपका कम से कम 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आपके रेडी कराएंगे। ये 10 क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपने पहले कभी ना पढ़े हों, क्योंकि टॉपिक वही रहते हैं, वही टॉपिक सुपर टेट में रहते हैं, वही यूपीएसआई में रहेंगे, वही रीट में रहेंगे, वही यूपी टेट में रहेंगे, वही बिहार टेट में रहेंगे, या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, टॉपिक वही रहते हैं। वही संधि, वही समास, वही लिंग, वही विशेषण, वही क्रिया, वही सर्वनाम, वही लेखक और उनकी कविताएं। लेकिन एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो जाता है। छोटे स्तर के जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली साधारण पूछ लिया जाता है। वहीं अगर लेवल एग्जाम का बड़ा हो तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, किस लेवल पर क्वेश्चन किस तरीके का आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको मैं बिल्कुल लॉजिकली आपके सामने डिस्कस करूँगी। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर कौन सा नहीं है, कौन सा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो है वो क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और सबसे पहले वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दें, ताकि सभी लोग आ जाएं और सभी लोग चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ कॉर्नर पे एक आई बटन होता है, उस आई बटन में जाकर के वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो 360 पर देखिएगा, इसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को बोलते भी जाऊंगी, रीड कर रही हूँ क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। क्वेश्चन क्या है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने, बहुत सुंदर होना। बहुत सुंदर होना। सेकंड ऑप्शन है दुर्लभ होना। थर्ड ऑप्शन दिया है सरल होना। और फोर्थ है फूल खिलना। इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। गूलर का फूल होना मुहावरे के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा? ठीक है, तो देखिए, बहुत सुंदर होना यहाँ पर इसका तात्पर्य नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि गूलर का फूल होना ये मुहावरा किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर गूलर की या फूल की कोई सुंदरता की बात की जा रही है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, सरल होना। गूलर का फूल होना सरल बात नहीं है। क्या कभी आपने गूलर का फूल बनते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि गूलर तो गूलर है, वो गूलर ही रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, डी को, फूल खिलना। गूलर का फूल होना, कोई फूल खिलने से मतलब यहाँ पर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट का दुर्लभ होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना, इसका तात्पर्य क्या हुआ? दुर्लभ होना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हुआ। अच्छा, ये हुआ कैसे सेकंड ऑप्शन, ये जानना जरूरी है। आपने गूलर देखा होगा, गूलर का पेड़ होता है एक, तो गूलर आपने देखा होगा। क्या कभी गूलर का फूल होते हुए आपने देखा है? नहीं देखा। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो कहावतें या पूर्व से प्रचलित ऐसी कहावतें होती हैं जो बड़े बुजुर्ग कह जाते हैं और वो वर्तमान में सिद्ध होती हैं, सही साबित होती हैं। ठीक है, तो गूलर का कभी फूल नहीं हो सकता, इसका मतलब है गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ कार्य होना या दुर्लभ होना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी इन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करना, मैं सभी क्वेश्चंस का आपके आंसर देने का प्रयास
करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह सकुशल पूर्वक रह रहा है, वाक्य दोष है। तो वाक्य क्या दिया है, वाक्य है यहाँ आपके सामने, पढ़ने का प्रयास करें। वह सकुशल पूर्वक रह रहा है, वाक्य दोष पूछा है यहाँ पर। संज्ञा संबंधी है, सेकंड ऑप्शन दिया है सर्वनाम संबंधी है, थर्ड ऑप्शन दिया है क्रिया संबंधी है, फोर्थ ऑप्शन है पुनरावृत्ति संबंधी। आंसर करने का प्रयास करें, सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। वह सकुशल पूर्वक रह रहा है, कैसा दोष होगा यहाँ पर, संज्ञा संबंधी होगा, सर्वनाम संबंधी होगा, क्रिया संबंधी होगा या पुनरावृत्ति संबंधी। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पहले आपको समझा देती हूँ, फिर आप सही आंसर तक खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो एक शब्द दिया है ये आपके सामने, सकुशल, क्या दिया है, सकुशल पूर्वक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। एक हम लिख देते हैं यहाँ पर सकुशल, क्या लिख देते हैं, सकुशल, और दूसरा लिख देते हैं कुशल पूर्वक। ठीक है, इस सकुशल शब्द को मैंने दो तरीके से लिखा, एक तो सकुशल और एक कुशल पूर्वक। ठीक है, एक में मैंने सा को जोड़ दिया और एक में सा को हटाकर पीछे वाले को कुशल पूर्वक को लिख दिया। तो इन दोनों शब्दों में आप देखेंगे कि सकुशल का अर्थ भी यही होता है सेम, कि कुशलता पूर्वक रह रहा है, और कुशल पूर्वक का अर्थ भी यही निकलता है कि कुशलता पूर्वक रह रहा है। मतलब जैसे आप हैं, बहुत लोग होंगे यहाँ पर जो रूम लेकर तैयारी कर रहे होंगे, कोई इलाहाबाद में रह रहा होगा, कोई लखनऊ में, कोई जयपुर में, कोई जोधपुर में, कोई कहीं। तो रूम ले लेकर जब आप लोग बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको कॉल करके पूछते हैं कि बेटा क्या हालचाल हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि पापा मैं सकुशल रह रही हूँ, या पापा मैं सकुशल रह रहा हूँ, या मम्मी मैं सकुशल रह रही हूँ। एक तो ये जवाब होगा, एक जवाब होगा कि मैं कुशलतापूर्वक रह रही हूँ या कुशलतापूर्वक रह रहा हूँ। तो दोनों ही बातों का सेम अर्थ हुआ, दोनों ही बातों का सेम अर्थ हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है शब्द की। तो यहाँ पर कैसा दोष होगा, पुनरावृत्ति संबंधित। समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। ना तो यहाँ पर संज्ञा संबंधी कोई दोष है, ना यहाँ पर सर्वनाम संबंधी कोई दोष है, ना यहाँ पर क्रिया संबंधी कोई दोष है। दोष कैसा है, पुनरावृत्ति संबंधी। क्यों हुआ पुनरावृत्ति संबंधी, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई हो तो यस लिखें, और अगर नहीं हुई हो तो नो लिखें। मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगी। वह सकुशल रह रहा होगा, इसमें पुनरावृत्ति संबंधी दोष होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन से अर्ध स्वर होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी के ऊपर वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बट ये आपसे हो सकता है कि ज़्यादा हाई लेवल पर ना पूछे जाएं, लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हाई लेवल पर पूछा जाएगा। जैसे यूपीएसआई में ये पूछा जा चुका है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से बढ़ाया जाता है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है अर्ध स्वर के लिए हा, ऑप्शन सेकंड है रा, ऑप्शन थर्ड है ला, और ऑप्शन फोर्थ है वा। आंसर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। अर्ध स्वर के लिए अर्ध स्वर कौन सा होगा, यहाँ पर आप घूम जाएंगे। इस क्वेश्चन में आप पक्का घूमेंगे आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि अर्ध स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, यावा राला, यही तो पढ़ा है अब तक। लेकिन अब ऑप्शन में क्वेश्चन को देखिए और ऑप्शंस को देखिए। क्वेश्चन में पूछा है अर्ध स्वर होंगे, ठीक है, और चारों में से कोई एक आपको सही करना होगा। लेकिन यहाँ पर रा भी दिया है, ला भी दिया है, वा भी दिया है। अब इन तीनों में से आप कौन सा सही करेंगे। क्वेश्चन सही है, ऑप्शंस भी सही हैं,
लेकिन अगर आपने बहुत डीप पढ़ा है ना, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। यूपीएसआई का जो लेवल होता है ना, हिंदी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। टॉपिक वही रहेंगे, वही वर्णमाला है, वही संधि है, वही समास है, वही सर्वनाम है, वही लिंग है, ठीक है, वही क्रिया है, लेकिन लेवल क्या है, हाई रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अर्धस्वर कौन सा होगा। ठीक है, हमने पढ़े हैं अर्धस्वर कितने, 4। कौन से पढ़े हैं, ये 4 पढ़े हैं, या व र ला, यही तो 4 पढ़े हैं, या व र ला। तो यहाँ ऑप्शन में या तो कहीं दिया नहीं है, तो इसको तो आप लिखेंगे ही नहीं, इससे तो आपका कोई लेना देना रहा नहीं। बाकी का मैं इसका लॉजिक भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर वा, और क्या है रा। रा जो होता है ना, ये लुंठित वर्ण होता है। कैसा होता है, लुंठित, ये लुंठित वर्ण कहलाता है रा। क्योंकि जब आप रा का उच्चारण करेंगे ना, आप बोल के देखो एक बार, खुद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। रा को जब आप बोलते हैं र, तो इस रा का उच्चारण करते हुए हमारी जीभ जो है, हमारी मूर्धा जिह्वा हमारी घर्षण करते हुए निकलती है, और घर्षण के साथ में ही लुढ़कती भी है। क्या करती है, लुढ़कती भी है। इस लुढ़कने की वजह से ही इसको लुंठित वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, लुंठित वर्ण। ठीक है, क्या कहेंगे, लुंठित वर्ण। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये जो ला है, क्या ला, इसको कहेंगे पार्श्विक वर्ण। क्या कहेंगे, पार्श्विक वर्ण। ये दोनों लुंठित और पार्श्विक में चेंज हो जाते हैं। दोनों वर्ण किस में चेंज हो जाते हैं, लुंठित और पार्श्विक में। इन दोनों को अगर आप ध्यान रख लेंगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और कभी भी कहीं पर भी आपका गलत नहीं होगा। इन दोनों को अगर आप ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है या और वा, या और वा। अब आपके ऑप्शन में देखिए, या कहीं दिया नहीं है, क्या दिया है, वा दिया है। जब रा लुंठित हो गया, ला पार्श्विक हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्धस्वर पूछा है। वैसे तो ये चारों ही अर्धस्वर हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये चारों अर्धस्वर नहीं है, या ला अर्धस्वर नहीं है, रा अर्धस्वर नहीं है, या वा रा ला, ये चारों ही अर्धस्वर हैं। बट अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है कि रा लुंठित हो जाता है और ला पार्श्विक हो जाता है, तब या और वा शेष बचते हैं। तो ये दोनों ही अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो ये दोनों ही अर्धस्वर की श्रेणी में आएंगे। अन्यथा अगर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन कैसे दिए होते, का दिया होता, दा दिया होता, पा दिया होता और इनमें से रा दिया होता, तो आपका रा सही हो जाता। लेकिन जो एग्जामिनर है वो आपके क्वेश्चंस को टफ बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए मिसाइल तैयार कर रहा है। क्या, मिसाइल, वो आपके लिए मिसाइल तैयार कर रहा है। तो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास में एंटी मिसाइल होना चाहिए। जब उसकी मिसाइल को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, उसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास अगर एंटी मिसाइल होगा, तो एग्जामिनर कुछ नहीं कर पाएगा, आप सिलेक्शन 100% ले लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें किस तरीके से लॉजिक लगा हुआ है। आपसे अब किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप आंसर को सही कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चारों ही अर्धस्वर होते हैं। अगर इन चारों को रखकर पूछा जाए, मान लीजिए ये चारों ऑप्शन में हो, या व रा ला, ठीक है, और एक ऑप्शन और दे दिया जाए उपरोक्त सभी, तो ये चारों सही होंगे। उस स्थिति में ये चारों सही होंगे। यहाँ पर भी ये तीनों दे दिए थे और हा की जगह यहाँ एक ऑप्शन दे दिया होता उपरोक्त सभी। समझ रहे हैं बात को, तो उपरोक्त सभी सही हो जाता, या व रा ला चारों सही हो, तीनों सही हो जाते। बट यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, ये चीज़ मायने रखती है। समझ ये रखनी है आपको कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, आपका बस सही करना है आपको। और कंपटीशन में जितना ज़्यादा लेवल हाई होता है ना, थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट को तभी फ़ायदा होता है। क्योंकि 80% से ज़्यादा तो कचरा जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, 80% से ज़्यादा कचरा जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। और उस कचरे से
बाहर मक्खन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम का लेवल हाई करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाला तो डीप पढ़ के जाएगा और जो नहीं पढ़ के जा रहा है वो तो एग्जाम से 10 दिन पहले ऊपर से पढ़ जाएगा चीज़ों को। तो इस तरीके से अगर डीप क्वेश्चन आएगा तो वो उसको नहीं कर पाएगा, बट आप पढ़े रहेंगे तो आप 100% सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन नहीं होता, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने। घोष वर्ण कहलाते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं, या इनमें से सभी। आंसर करेंगे एक बार, सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। मैं क्वेश्चन को दोहरा देती हूं एक बार। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, क्या कंपन नहीं होता, कंपन क्या नहीं होता, नहीं होता कंपन, उनको क्या कहेंगे? घोष कहेंगे, सघोष कहेंगे, अघोष कहेंगे, या उपरोक्त सभी होंगे? आंसर करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अब देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है घोष। क्या दिया है? घोष। इस क्वेश्चन को तो आप जरा सा अगर ध्यान रखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाने का प्रयास कीजिए और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि इन 10 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, अपना स्कोर भी बताना है, जिससे कि पता लगे आपको भी कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है घोष, दूसरा दिया है सघोष, तीसरा दिया है अघोष और चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब बहुत लोग तो ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जिन क्वेश्चंस में उपरोक्त सभी दिया हो ऑप्शन में, तो भैया उपरोक्त सभी सही है, लगा के आ जाओ। उपरोक्त सभी सही है कि नहीं बन रहा है तो उपरोक्त सभी लगा के आ जाओ। तो ये तुक्का कहाँ पर काम कर जाएगा आपका? 1% वहाँ कर जाएगा जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहाँ पर भी तुक्के से कभी कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। तुक्का लगाकर कभी भी कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता। तो आपको क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ लॉजिक अगर पता है तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, उपरोक्त सभी यहाँ पर गलत होगा। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान देना, जो घोष वर्ण होते हैं उन्हीं को सघोष कहते हैं। तो ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों तो एक ही हैं। जब घोष होगा तो सघोष भी होगा, तो आंसर क्या हो गया? अघोष हो गया। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और इसी डेफिनेशन को पलट दीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें क्या कहेंगे? जिनमें कंपन होता है उनको घोष या सघोष वर्ण कहेंगे, और जिनमें नहीं होता उनको अघोष कहेंगे। अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक और है। देखिए, नहीं का मतलब होता है, नहीं किसका मतलब होता है? आ। जैसे देखो, समानता क्या होती है? समानता एक शब्द होता है, इसी के आगे असमानता अगर हम लगा देते हैं, असमानता लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है समानता, और इसका असमानता, यानी जो समान है वो समानता और जो समान नहीं है वो असमानता। ठीक वैसे ही जो घोष हैं जिनमें कंपन होता है वो घोष होंगे, जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष होंगे। जहां आ लगा हुआ है वहां पर इसका मतलब है कंपन नहीं होता, जहां आ नहीं है उनमें कंपन होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा शब्द का अर्थ होगा। जरा शब्द का अर्थ होगा। जरा किस तरीके से लिखा हुआ है ये भी देख लें। इस तरीके से लिखा हुआ जरा। इस जरा का अर्थ आपसे पूछा है। ऑप्शंस हैं थोड़ा, सेकंड ऑप्शन है तनिक, थर्ड ऑप्शन है वृद्ध अवस्था और फोर्थ ऑप्शन है युवावस्था। तो देखिए ऑप्शंस को, पढ़िए क्वेश्चंस को और आंसर करिए क्या होगा इसका। जरा शब्द का अर्थ पूछा है, थोड़ा होगा, तनिक होगा, वृद्ध अवस्था होगा या युवावस्था होगा। इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑप्शंस को सेपरेट करना आना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस को सेपरेट करना सीख गए ना तो वहाँ पर 50% तो आप खुद ही जज कर लेते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो देखिए, थोड़ा, तनिक, वृद्ध अवस्था और युवावस्था, 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से? थोड़ा, तनिक, युवावस्था और एक ऑप्शन कौन सा है? वृद्धावस्था। ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है,
अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई वृद्धावस्था पहले दिया है और आपने बाद में लिख दिया, युवावस्था बाद में दिया है आपने पहले लिख दिया, इस तरीके से सोच रहे होंगे। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कहीं भी रखो, बस सही आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा, तनिक, वृद्धावस्था, युवावस्था, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा शब्द के लिए? किसके लिए? जरा शब्द के लिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जरा का अर्थ होगा थोड़ा। कहते हैं हमारे यहाँ पर कि जरा सा पानी देना, जरा सी सब्जी देना, जरा सा ये काम कर देना। ठीक है, आप सोचेंगे जरा का मतलब होता है थोड़ा या तनिक, बट ये गलत है, क्योंकि अगर थोड़ा होगा तो तनिक भी होगा। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे ना, वही थोड़ा मतलब जरा सा कॉमन सेंस, जरा, वो जरा नहीं होता, वो क्या होता है? जरा। जरा, दोनों के उच्चारण में देखिए फर्क है। वो होता है जो थोड़ा और तनिक के लिए यूज होता है, वो होता है जरा, जरा, और ये है जरा, ये क्या है? जरा। तो इस जरा का अर्थ होगा यहाँ पर वृद्धावस्था। ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा सी सही, वृद्धावस्था। इस जरा का क्या अर्थ है? वृद्धावस्था इसका अर्थ होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड होगा। अब मैं आपको लॉजिक भी बताती हूँ, इस जरा का मतलब वृद्धावस्था क्यों होगा और इस जरा का मतलब थोड़ा और तनिक क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा? ये जो जरा शब्द है, ये जरा शब्द जो है ये हमारी हिंदी भाषा का है। किसका है? हमारी हिंदी भाषा का शब्द है ये जरा। ठीक है, एक चीज आपने पढ़ी होगी, नुक्ता शब्द। क्या? नुक्ता। नुक्ता आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। नुक्ता होता है एक, इस तरीके से लिखते हैं और इसकी एक बिंदी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक बिंदी होती है। क्या होती है? बिंदी। इस बिंदी को जब हम किसी भी नहीं है, ये 4-5 ही हैं, का होगा, खा होगा, जा होगा, है ना, फा होगा और बा होगा, ये 5 होंगे। ये 5 वर्ण होते हैं जिनके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बाकी जगह पर यहाँ पर गा होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? गा होगा। ये 5 वर्ण हैं, 5। ठीक, इन 5 व्यंजनों के नीचे हम किसका यूज करेंगे? नुक्ता का। ये होती है नुक्ता, ये बिंदी लगी होती है इस तरीके से। तो जब ये जरा इस तरीके से लिखा होगा तो इसका अर्थ होगा वृद्धावस्था। क्या होगा? वृद्धावस्था। लेकिन ये जरा जो है इस तरीके से लिखा हो, जरा, अब क्या हो गया? ये जरा। अभी तक था ये जरा और अब हो गया जरा। उच्चारण दोनों का अलग होगा, जरा और जरा। तो इस जरा का अर्थ जो उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है, उर्दू का ये शब्द है, इसका अर्थ होता है तनिक या थोड़ा। तो अपनी लैंग्वेज में जो जरा होता है इसका अर्थ होता है वृद्धावस्था। बट ये शब्द उर्दू भाषा का है और इसके पीछे लॉजिक है एक, कि जो उर्दू भाषा के कुछ शब्द हैं, कुछ इंग्लिश भाषा के शब्द हैं, कुछ फारसी भाषा के शब्द हैं, कुछ अरबी भाषा के शब्द हैं, उन सभी शब्दों का हमारी हिंदी में यूज होता है। वो क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। ये जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसको अन्य भाषाओं में जो जो शब्द अच्छे लगते हैं या उन शब्दों को हमारे जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी बोलते हैं, वो लोग उन शब्दों को अगर बोलने लग जाते हैं तो हिंदी उनको अपने अंदर समेट लेती है। ये हिंदी की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे हिंदी ने अंग्रेजी शब्दों को अपने अंदर समेट लिया, हिंदी ने फारसी शब्दों को अपने अंदर समेट लिया, अरबी शब्दों को अपने अंदर समेट लिया। तो हिंदी ने सभी को अपने अंदर समेट लिया। लेकिन अब यहाँ लेकिन और किंतु और परंतु, ये चीज़ें हर कहीं ना कहीं छुपी हुई होती हैं और इन्हीं के पीछे का लॉजिक अगर हमें पता हो तो हम एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। बट हिंदी ने एक शर्त रखी कि मैं इंग्लिश शब्दों को अपने अंदर समेट लूँगी, फारसी शब्दों को समेट लूँगी, अरबी शब्दों को समेट लूँगी, उर्दू शब्दों को समेट लूँगी। बट क्या है, एक सेकंड, सॉरी। तो हिंदी ने अरबी, फारसी, उर्दू सभी शब्दों को अपने अंदर समेटा, लेकिन एक शर्त रखी कि ये शब्द सभी मेरे पास आने के बाद में लिखे जाएंगे, किसमें? देवनागरी में लिखे जाएंगे। ये शर्त रखी थी हिंदी ने, ये शर्त रख ली थी हिंदी ने। इसका मतलब है कि ये जो जरा शब्द है, ये जरा शब्द जो है ये उर्दू भाषा का है। जब इस तरीके से लिखा जाएगा, नुक्ता इसके नीचे लगा होगा, तो ये उर्दू भाषा का ही होगा और इसका अर्थ होगा तनिक और थोड़ा। और जब ये जरा लिखा जाएगा तो इसका अर्थ होगा वृद्धावस्था। ठीक है,
अगर इस जरा का हमें अर्थ इसमें लेना है तो इसी तरीके से हमें इसको लिखना होगा, बट उर्दू भाषा का है तो हम इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप किसी बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से हिंदी अपने अंदर समेटती है चीज़ों को और क्या शर्त रखती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा नहीं है और आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी के यहाँ पर संतान नहीं है और उसने किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो क्या वो बच्चे को उस तरीके से रखेगा जिनके यहाँ से लेकर आया है? नहीं, वो उसको अपने तरीके से रखेगा, जैसे उनके घर का रहन सहन है उस तरीके से रखेगा, उनके घर के जो रीति रिवाज हैं वैसे उस पर काम करवाएगा, उसी तरीके से उन्हीं परंपराओं से ढालेगा। क्यों? क्योंकि भले ही अडॉप्ट किया है उस बच्चे को, लेकिन अब वो बच्चा हमारा है। उसी तरीके से हिंदी ने अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समेटा, बट वो सभी बाद में हिंदी के शब्द हुए। तो हिंदी का ये शर्त रखी गई, हिंदी ने ये शर्त रखी कि ये सभी शब्द देवनागरी लिपि में लिखे जाएं। तो समझ पा रहे होंगे आप बातों को। ठीक है, उन वर्णों को, उन शब्दों को अपने अंदर समेटा, लेकिन शर्त ये रखी कि ये सभी अगर देवनागरी में लिखे जाएंगे तो ही मेरे पास रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा वृद्धावस्था। तो मैं यहाँ अगर डायरेक्ट आपको आंसर बता देती कि वृद्धावस्था होगा इसका आंसर, तो आप फिर कंफ्यूज रहते कि जरा तनिक हम तो पढ़ते आए हैं बचपन से, जरा ये देना, जरा वो देना, जरा खाना देना। ठीक है, तो जरा का अर्थ यहाँ पर होगा वृद्ध अवस्था हिंदी के लिए। अगला क्वेश्चन है, नुक्ता का प्रयोग किस भाषा के शब्दों में किया जाता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली दे देंगे, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऑप्शंस हैं तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम। तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, इस नुक्ता का प्रयोग कौन सी भाषा के शब्दों में किया जाएगा? उर्दू भाषा के शब्दों में किया जाएगा। किसमें? उर्दू भाषा के शब्दों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के साथ री का प्रयोग कभी नहीं होता? ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके साथ में री का प्रयोग कभी नहीं होता? ऑप्शंस हैं श, र, प, क। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर तक पहुंचिए। सही आंसर क्या होगा? तब तक मैं ये इरेज कर लेती हूँ, आप आराम से क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपने पहली बार पढ़ा हो या पहले भी पढ़ा हो, तो अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके साथ में री का प्रयोग कभी होता ही नहीं है? कभी नहीं होता। इन चारों में से शा है, रा है, ठीक है, और क्या दिया है? पा, और क्या है? का। तो ये जो री है इसका प्रयोग कभी भी रा के साथ में नहीं होता। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। पेपर का लेवल अगर टफ किया जाएगा तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगी आपको, कैसे नहीं किया जाता और कहाँ कहाँ इसकी स्थिति होंगी जो आपको फॉलो करनी है हमेशा। तो देखिए, का के साथ में आप यूज कर सकते हैं, पा के साथ में आप लिख सकते हैं पृथ्वी, का के साथ में आप लिख सकते हैं कृपा, है ना, और शा के साथ में आप लिख सकते हैं जैसे सृष्टि, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रा के साथ में इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए, एक शब्द आता है एग्जाम में श्रृंगार, एक शब्द आएगा एग्जाम में श्रृंगार, और एक शब्द आएगा एग्जाम में श्रृंगार। 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस श्रृंगार में कौन सा श्रृंगार शुद्ध होगा, ये आंसर करेंगे। कौन सा सही होगा इसमें, आंसर करिए एक बार। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग बहुत हद तक इसको सही करते हैं। यही तो आपने देखा होगा कि कई बुक्स में या जो शादी के कार्ड होते हैं उनमें इस तरीके से लिखा हुआ होता है, बट आपका गलत हो जाएगा अगर आप इसको करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? ये सही होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है, एक स्थिति ऐसी भी होती है जब ऑप्शन में ये नहीं दिया होता, अगर इस तरीके से दिया हुआ तो ये भी आपका सही होगा। वैसे अभी तक इस तरीके से पूछा नहीं गया है, बट पूछ लिया जाए तो ये भी आपका सही होगा, बट ये सही नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए।
क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए। ये जो स्रा है, ये जो स्रा है ये किससे मिलकर बना है? सा और रा से मिलकर बना है स्रा, ठीक है, सा और रा से, ये ठीक। अब इसमें देखिए सा के साथ में तो हम किसका, री का प्रयोग कर सकते हैं। ये री की ही तो मात्रा है भाई, ये मात्रा इस री की ही तो है। इस तरीके से जो हम लगाते हैं किसी के भी साथ में, जैसे का के साथ में लगाई ऐसे, तो इसको जब हम रा के साथ में नहीं लगा सकते तो हम इस पूरी के साथ में इसे कैसे लगा सकते हैं? ये बना हुआ किससे, इनके ही तो योग से बना है। तो इसका मतलब क्या है, हम सा के साथ में लगा सकते हैं बट रा के साथ में हम नहीं लगा सकते, और हमें इस सा में से इस रा को भी हटाना पड़ेगा। इस स्रा में से इस रा को हटाना पड़ेगा जब हमारा ये वर्ण होगा सही। तो अब ये हमारा क्या हो गया, सही। समझ पा रहे हैं बात को? जब तक ये रा रहेगा इसके अंदर, स्रा के अंदर, तब तक हम इसको नहीं लगा सकते। जैसे ये हट जाएगा तो हम इसको लगा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि रा के साथ में कभी भी इस री का प्रयोग नहीं होता। इस री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, री, री, ठीक है। तो हम कभी भी रा के साथ में इसका री का प्रयोग नहीं करेंगे, इसकी मात्रा हम कभी भी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला श्रृंगार सही होगा, ये वाला श्रृंगार सही होगा और ये वाला श्रृंगार भी सही होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी रा नहीं है, ये सा के साथ में लगा हुआ है। इसको ही हम, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ही हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके, क्योंकि ये जो सा है ना, ये सा ही है, ये सा ही है, आधा सा जो है इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं। और इसके साथ में अगर रा भी मिला होगा तो हम उसको ऐसे करके लिख देते हैं। अगर इसमें हलंत है तो यहाँ पर भी हलंत लगाएंगे, और इसमें हलंत नहीं है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगाएंगे। तो ये हलंत वाली पोजीशन भी आप जान लीजिए, ये कंडीशन भी आप जान लीजिए। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ये भी ध्यान रखना। जैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पर स्रा, अब इसमें मैंने हलंत लगाया, तो इसके अब जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे इसका तो कैसे करेंगे? सा और रा। एक बार मैंने इधर लिख दिया स्रा और इसका वर्ण विच्छेद किया तो मैंने लिखा सा और फिर लिखा रा। अब देखो जब यहाँ पर मैंने हलंत लगाया तो यहाँ भी मैं हलंत लगाऊंगी, क्योंकि इसमें आ नहीं है। कोई भी व्यंजन में आ अगर नहीं होगा तो उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। इसमें हमारे आ छुपा हुआ है तो इसमें मैंने हलंत नहीं लगाया। अब इसके भी हम टुकड़े कर सकते हैं, रा प्लस आ, ठीक है, रा प्लस आ। ये हम तब जानेंगे जब हम वर्ण विच्छेद सीखेंगे कि वर्णों का किस तरीके से विच्छेद किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पर 8, उसको पढ़िए। क्वेश्चन दिया है, इनमें से उच्छिप्त वर्ग कौन सा होगा? उच्छिप्त वर्ग आपसे पूछा है कौन सा होगा। ऑप्शन है का वर्ग, सेकंड ऑप्शन है चा वर्ग, थर्ड है टा वर्ग और फोर्थ है प वर्ग। क्वेश्चन का लेवल हाई है, इसका भी अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो ही आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो करिए आंसर क्या होगा इसका। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ टा, ठा, डा, ढा, अणा, ठीक है। ये यहाँ लिखे हुए हैं टा वर्ग। क्या लिखा हुआ है? ये टा वर्ग। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वर्ण जो हैं इनके नीचे जो बिंदी लगी हुई है, कौन कौन से? डा और ढा। ये दोनों वर्ण क्या हैं? इन दोनों वर्णों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। जब इन दोनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं तो हमारा उत्क्षिप्त वर्ग कौन सा होगा इनमें से? अब आप लगता है सही ऑप्शन की तरफ पहुंच गए होंगे। तो उत्क्षिप्त वर्ग कौन सा होगा? टा वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा? टा वर्ग, क्योंकि टा वर्ग में ही उत्क्षिप्त हमारे व्यंजन छुपे हुए हैं। तो हमारा टा वर्ग कैसा होगा? हमारा उत्क्षिप्त वर्ग होगा। अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाता, अब देखो उत्क्षिप्त, आप वर्ग वर्ण पढ़ लेते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से उत्क्षिप्त वर्ण बताइए। इनमें से 3-4 ऑप्शन रखेगा, जिनमें एक रख देगा टा, एक रख देगा ठा, एक रख देगा अणा और एक रख देगा डा। अब आपने पढ़ा है डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, तो आप डा को टिक कर देंगे। बट क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और हाई ले जाए तो आपसे उत्क्षिप्त वर्ग पूछ सकता है, और वर्ग वही उत्क्षिप्त होगा जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन छुपे होंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इनको इरेज कर देती हूँ इधर से। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे, कई बार मैंने आपको मौका भी दिया।
अगले क्वेश्चन को पढ़िए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 11, 13, 4 और एक ऑप्शन और दिया है मैंने 7। आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या बतानी है। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, स्वरों की संख्या। अब देखो कंडीशन होती हैं कई सारी, और ये 4-5 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी कंडीशन पर सही होंगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की अगर आपसे सिंपली संख्या पूछी जाए तो आप 11 मारेंगे। अगर हिंदी में आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 13 करेंगे। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 4 करेंगे। हिंदी में अगर आपसे संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? 7 करेंगे। हिंदी में अगर आपसे दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए, दीर्घ स्वरों की संख्या, तो आप 3 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक 10 ऑप्शन रह गया। हिंदी में ये सभी हिंदी के रूल हैं, संस्कृत में थोड़े अलग हैं। हिंदी में अगर मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 10 करेंगे। अब देखिए इन सबको मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी अच्छे तरीके से। जैसे देखिए स्वर होते हैं हमारे आ, ई, ऊ, ठीक है, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक, और इनको मैं अलग रखती हूँ यहाँ पर, अंग और अंग को, इनको अलग रखती हूँ दोनों को। ठीक है, ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। हिंदी में अगर सिंपली आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे? 11 करेंगे। ये वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगर हिंदी में आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए? कुल स्वरों की संख्या, तो क्या करेंगे? 13। 11 ये हैं, 2 ये हैं, तो 11 और 2 13 हो जाते हैं। अब इन 2 को हम बाद में क्यों लिख रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। वो लॉजिक आपको समझना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा कहीं पर भी, बट आप समझ लेंगे। जैसे ये अंग है, ये जो अंग है इसको लिखने के लिए हमें आ की ज़रूरत पड़ रही है। इसकी हमें मात्रा के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है? आ की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर ये इसके उच्चारण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एक स्वर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये स्वर की श्रेणी से बाहर कर दिया, स्वर की श्रेणी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और ये दूसरा और जो है ये, ठीक है, इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ऐसे हम मात्रा लगाते हैं ना, तो इसके लिए भी हमें आ की या किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इसको भी स्वर से बाहर कर दिया। अब आगे बढ़े, जब ये स्वर नहीं है तो इसको फिर व्यंजन की तरफ लेकर चलते हैं। तो जब हम व्यंजन की तरफ लेकर गए तो व्यंजन में हमने लिखा ऐसे का के ऊपर ऐसे बिंदी लगाई और का के ऊपर फिर ऐसे लगाया या ऐसे करके लिखा। तो देखिए हमें इनको यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर बोलने के लिए, यहाँ इनका अस्तित्व देने के लिए फिर व्यंजनों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और व्यंजन में भी आ छुपा हुआ है। तो ना तो ये स्वर रहे और ना ही ये व्यंजन रहे। स्वर ने पहले इनसे कहा कि तुम हटो, तुम्हारे अंदर स्वर वाली क्वालिटी नहीं है। ठीक है, स्वर ने कहा कि तुम्हारे अंदर स्वर वाली क्वालिटी नहीं है, तुम खुद से उच्चारित नहीं हो रहे, तुम्हें किसी ना किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है। स्वर ने भगा दिया इनको। फिर ये व्यंजन के पास गए कि भाई हमसे दोस्ती कर लो, हमें स्वर ने भगा दिया है। फिर ये व्यंजन के पास आए तो यहाँ पर भी इनका रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यंजन जो है वो किसी ना किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको बोलने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब इसमें स्वर का गुण छुपा हुआ है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाएंगे। तो इस का को यहाँ बोलने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। कंचन अगर हम लिखें तो
मान लीजिए हमें कंचन लिखना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब इसमें स्वर का गुण है, क्योंकि ये इसकी हेल्प से, का जो है इसकी हेल्प से उच्चारित हो रहा है। समझ रहे होंगे बात को। भाई कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता। जब हमको कंचन बोलना है, मान लीजिए हमें क्या बोलना है, कंचन हमें बोलना है, तो कंचन बोलने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, बिंदी की, अनुस्वार की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो इसके अंदर क्या है, फिर स्वर का गुण छुपा हुआ। तो इन्होंने भी कह दिया कि तुम व्यंजन नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्वर का गुण छुपा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ से भी इनको भेज दिया, स्वर ने वहाँ से इनको भेज दिया। तो ये ना तो स्वर रहे और ना ये व्यंजन रहे, ना ये स्वर रहे और ना ही ये व्यंजन रहे। इनको क्या नाम दे दिया गया, अयोगवाह। अयोगवाह, ये क्या है, अयोगवाह है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, अयोगवाह हैं। लेकिन इनको फिर भी स्वर की क्वालिटी में रखा जाता है। अगर आपसे कुल स्वर पूछे जाएं तो आप 13 करेंगे, और आपसे सिर्फ स्वर पूछे जाएं हिंदी में तो आप 11 करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का जब हम आगे पढ़ेंगे और तो हम अयोगवाह को भी जानेंगे, इसकी मात्राओं के बारे में भी जानेंगे, इसके उच्चारण स्थान के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हिंदी में मूल स्वरों की संख्या पूछे अगर 4, तो देखिए मूल स्वर जो हैं कौन कौन से हैं, 4, आ, ई, उ और री, ये 4 स्वर मूल हैं। लिरी का हिंदी में यूज नहीं होता, वो संस्कृत की कंडीशन में अप्लाई होता है। तो ये 4 मूल स्वर हैं, इन 4 मूल स्वरों से ही अन्य ये सारे मूल स्वर बन जाएंगे। तो आपसे मूल स्वर पूछा जाएगा तो आप 4 करेंगे, ठीक है। आगे अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछा जाए तो आप 7 करेंगे, दीर्घ स्वर पूछा जाए तो 3 करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होंगे, देखो संयुक्त स्वर अगर पूछा जाए तो आ, पहले मैं दीर्घ बता देती हूँ, आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, ठीक है। ये 3 क्या हैं, हमारे पास दीर्घ स्वर हैं। अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछा जाए, दीर्घ का आपको रूल पता होगा, ठीक है, दीर्घ का आपको रूल पता होगा। अका सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा होती है, संधि होती है दीर्घ आ, ई, उ। ये बड़े वाले अगर आपको दिखें कहीं पर भी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है। तो आप दीर्घ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी सवर्ण है, यहाँ पर भी सवर्ण है, यहाँ पर भी सवर्ण है, यहाँ पर भी सवर्ण का मतलब एक ही जाति के, तो ये सवर्ण है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो जाएंगे। तो दीर्घ स्वर अगर आपसे पूछे जाए तो 3 करेंगे। इसके अलावा संयुक्त स्वर की कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको संयुक्त स्वर किस तरीके से करने हैं। ये 4 आपके पास संयुक्त स्वर होंगे, कौन कौन से, ये 4 संयुक्त स्वर होंगे। ये कैसे बनेंगे, देखिए आ, पहले आप चारों में आ लिख लीजिए, इससे आपको सरलता रहेगी समझने में, ठीक है। आ प्लस ई बनाएंगे तो ए बनेगा, आ प्लस ए बनाएंगे तो आई बनेगा, आ प्लस उ बनाएंगे तो आपके पास ओ बन जाएगा, और आ प्लस ओ जब आप लिखेंगे तो आपके पास औ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको हम दीर्घ स्वर क्यों नहीं कह रहे, दीर्घ स्वर हम इनको क्यों नहीं कह रहे, क्यों हम इनको संयुक्त स्वर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संयुक्त, सॉरी यहाँ पर आप 4 कर लेंगे, संयुक्त स्वरों में 4 करेंगे, क्योंकि इन दोनों को, हाँ टोटल अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप 7 करेंगे, ठीक है। टोटल अगर आपसे दीर्घ पूछा जाए और ऑप्शन में अगर आपके पास में 3 ना हो तो आप 7 करेंगे, क्योंकि ये दीर्घ भी हैं और ये संयुक्त भी हैं। ये दीर्घ भी हैं, दीर्घ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ स्वरों से स्वर बनकर बने हैं तो दीर्घ हैं, लेकिन संयुक्त किस लिए हैं, क्योंकि अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, तो इनमें संयुक्त का गुण छुपा हुआ है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर अगर पूछे जाएंगे तो ये 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। संयुक्त स्वर 4, दीर्घ स्वर 3, और टोटल इनको पूछा जाए अगर दीर्घ में ही, टोटल दीर्घ में अगर पूछा जाएगा तो आप 7 करेंगे, और अलग से अगर संयुक्त स्वर पूछे जाएं तो आप 4 करेंगे। अब हिंदी में मात्राओं के आधार पर 10 स्वर किस तरीके से होंगे ये भी जान लेते हैं। तो देखिए ये जो आ है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, उसके बाद में जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बचते हैं, इसलिए मात्रा के आधार पर कितने होंगे स्वर, 10 होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 11, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, कुल स्वरों की संख्या 13 है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। और दोनों को मिलाकर अगर संयुक्त पूछा जाए, ऑप्शन में अगर आपके ये ना रखे हों और यही रख दिए हों चारों, और आपसे दीर्घ पूछा जाए तो ये दीर्घ भी हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्वर हैं वो 3 ही प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये स्वर जो हैं ये दीर्घ ही हैं, 3 ये और 4 ये, तो इन चारों को हम दीर्घ स्वर ही कहते हैं, ठीक है, दीर्घ ही कहते हैं। लेकिन दीर्घ दो भागों में बांट दिए गए, कौन से में,
एक तो संधि स्वर में और एक दीर्घ स्वर में, ठीक। और हिंदी में मात्राओं के आधार पर 10 स्वर होते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ें और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को दिल्ली जाना है वाक्य में अशुद्धि है। मेरे को दिल्ली जाना है, इस वाक्य में किस तरीके की अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि है, कर्ता संबंधी अशुद्धि है, भाव संबंधी अशुद्धि है या सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? ये बताएंगे आप। मेरे को दिल्ली जाना है, किस तरीके की अशुद्धि है? तो यहाँ कोई कर्ता की बात नहीं हो रही, तो कर्ता संबंधी होगा नहीं। कोई भाव इसके अंदर है नहीं, तो भाव भी नहीं होगा। यहाँ पर त्रुटि के लिए भाव संबंधी कोई अशुद्धि यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और जाना है तो क्रिया की भी कोई अशुद्धि नहीं है। और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर्वनाम संबंधी। अब ये किस तरीके से है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इधर देखिए, मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? मैं। कौन सा सर्वनाम है? मैं सर्वनाम है यहाँ पर। और इसके साथ में जब हम को ऐड करेंगे तो मेरे को नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या तो हम इसे बोलेंगे मुझे दिल्ली जाना है, या बोलेंगे हम मुझको दिल्ली जाना है। क्या बोलेंगे? मुझे या मुझको दिल्ली जाना है। तो ये दोनों चीज़ों में से कोई एक अगर यहाँ होती, मुझे दिल्ली जाना है या मुझको दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर सही हो जाता। तो त्रुटि किस तरीके की है? सर्वनाम संबंधी यहाँ पर त्रुटि है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन। और सच बताना कि इन 10 क्वेश्चन में इन 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को रेडी किया, कितने क्वेश्चन आपके तैयार हुए? क्या ये सिर्फ 10 क्वेश्चन थे? इस वीडियो में सिर्फ हमने 10 क्वेश्चन को नहीं जाना, उससे रिलेटेड बहुत सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने 30-40 क्वेश्चन को तैयार कर लिया और हाई लेवल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आप निवारण किस तरीके से करेंगे, कैसे उनका उपचार करेंगे, क्या करेंगे, वो भी आपने जाना। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज आपके लिए लेकर आऊँगी और हिंदी के एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, जिससे यूपीएसआई हो या रीट हो या सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हिंदी से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या ना रहे जो आपको एग्ज़ाम में रोके। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। एग्जामिनर के पास में अगर मिसाइल है तो आप एंटी मिसाइल तैयार कीजिए। अगर उसके पास क्वेश्चन को बनाने का तरीका हाई लेवल का है तो आप उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको बताया उसको नोट्स बनाकर अपने पास रखिए और कभी किसी दूसरे के पास नोट्स मांगने मत जाइए, क्योंकि किसी दूसरे के नोट्स से कभी आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। नोट्स वो जो अपने हाथों से लिखे जाएं और खुद की समझ में आए, वही नोट्स हैं। किसी और से मांग लो, आधी चीज़ें पल्ले पड़ती हैं, आधी नहीं पड़ती, तो ऐसे नोट्स का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि खुद से पढ़ो और खुद के नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, मत भागो किसी कोचिंग के लिए, मत भागो किसी से नोट्स लेने के लिए। अपना रास्ता खुद बनाओ, ऐसा रास्ता बनाओ कि लोग आपके बने हुए रास्ते पर फिर से चलने का प्रयास करें। आप किसी के बनाए हुए रास्ते पर मत दौड़िए, आप किसी के बनाए हुए नोट्स मत मांगिए, खुद के नोट्स बनाइए और लोगों की हेल्प कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। क्योंकि ना तो पढ़ने की कोई उम्र होती है और ना ही किसी के साथ में ज्ञान बांटने का कोई लिमिट होता है, ना कोई उम्र होती है कि आप कम उम्र के हैं तो आप दूसरों को बता नहीं सकते। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके अनुभव हैं, उनको आप दूसरों के साथ में शेयर करिए, हेल्प करते रहिए। ठीक है, हेल्प करिए और आगे बढ़ते रहिए। आप भले ही डेली योग करें या ना करें, योग आप करें या ना करें, लेकिन एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। सहयोग करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।